मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है और जिसमें कि हम लोग यूनिट 5 जो है पेपर फर्स्ट की, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, जो उसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, उसके आगे का पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे चलती है एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। और ये टॉपिक, ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी सामाजिक परिवर्तन की बात होती है तो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज की बात अवश्यंभावी हो जाती है। जब तक हम उसकी प्रोसेस के बारे में नहीं जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान अधूरा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट और शुरुआती प्रक्रिया है वो है प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस। किसी भी प्रक्रिया से तात्पर्य, यदि हम बात करें तो निरंतरता से है कि जो पहले था उसका अगला पार्ट, और चाहे वो उत्थान हो चाहे वो पतन हो, कि एक दिशा में है, निश्चित दिशा में उत्थान या पतन। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना या उसका निरंतर चलता रहना। तो जो परिवर्तन होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन सदैव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना होता है, चाहे वह उसमें उत्थान हो समाज का अथवा उसमें समाज का पतन हो। जैसा कि मैकाइवर कहते हैं कि प्रक्रिया को वर्तमान में हम कह सकते हैं या वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन कहा जाता है। तो यदि हम निष्कर्ष रूप में समझने का प्रयत्न करें तो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इन सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो हमें परिवर्तन दिखाई देगा, परंतु परिवर्तन का स्वरूप हमेशा बदला हुआ देखने को मिलेगा। जैसे किसी प्रक्रिया में तीव्र परिवर्तन होगा, किसी प्रक्रिया में धीमा परिवर्तन होगा, किसी प्रक्रिया में स्वतः परिवर्तन होगा, किसी प्रक्रिया में मनुष्य के द्वारा जो एफर्ट किए जाते हैं, जो प्रयत्न किए जाते हैं, उनके द्वारा परिवर्तन होगा। अर्थात परिवर्तन के स्वरूप भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आज हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हैं या आधुनिक या सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं, तो हमारा ये सभ्य समाज प्राचीन समय से तो नहीं था। धीरे धीरे सामाजिक मूल्यों में, परंपराओं में, संस्कृति में, इनमें जब बदलाव आया तो ये एक प्रोसेस के दौरान हुआ। तो प्रक्रिया का तात्पर्य सीधा सा ये है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो प्रोसेस या प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है उद्विकास। ये शब्द हम लोग तब से सुनते आ रहे हैं जब से हम लोग छोटी क्लासेज में थे, और जब साइंस हम पढ़ते थे तो हम उद्विकास की चर्चा करते थे, इवोल्यूशन की, जबकि हम डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत पढ़ते थे। और ये लगभग एक बहुत फेमस सिद्धांत है और लगभग सभी ने पढ़ा होता है। तो उद्विकास जो संप्रत्यय है या उद्विकास जो शब्द है वो सर्वप्रथम डार्विन ने ही दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी वस्तु का सरलता से जटिलता की ओर जाना उद्विकास होता है। अर्थात जब वस्तु में सरल से जटिल की ओर, सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी प्रक्रिया में हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। वर्तमान में हम जब आधुनिकीकरण की बात करते हैं और इसके पूर्व की अवस्था में जब हम परंपरावादी समाज की या लघु समाज की या ग्रामीण समाज की हम बात करते हैं, तो जब ग्रामीण समाज की बात करते हैं तो वो सरल समाज की श्रेणी में आता है, और जब सभ्य समाज की बात करते हैं तो वो जटिल समाज की श्रेणी में आता है। तो डार्विन ने कहा कि सरलता से जटिलता की ओर जो परिवर्तन होता है
वो उद्विकास कहलाता है। और सरलता से ये जो जटिलता की ओर जो जाने की पूरी प्रक्रिया है उसके कुछ निश्चित चरण होते हैं, अर्थात एक निश्चित चरण में ये बदलाव होते हैं। उद्विकास के रूप में जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी सर्वप्रथम व्याख्या हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। अब जब साइंस की बात आती है तब डार्विन ने सबसे पहले उद्विकास की बात की थी, परंतु सोशल साइंस में या समाजशास्त्र में सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उद्विकास के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। और जो चार्ल्स डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत था उन्होंने उसको समाज पर लागू कर दिया था और कहा था कि उद्विकास किसी तत्व या का समन्वय वह उससे संबद्ध वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता से बदलता है। अर्थात जब बात की जाती है कि ये 4 स्तर उन्होंने बताए, जंगली अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था, बिल्कुल डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को हूबहू उन्होंने समाज पर लागू किया और बताया कि जो मनुष्य का उद्विकास है, मानव का विकास है, उद्विकास है, वो जंगली अवस्था से पशुचारण अवस्था में आया, फिर कृषि अवस्था में आया और फिर औद्योगिक या वर्तमान जो अवस्था है सभ्य समाज वाली उसमें आया। इन 4 चरणों से होकर उद्विकास की प्रक्रिया गुजरती है। तो डार्विन के अनुसार भी एक निश्चित दिशा में जो परिवर्तन हुए और विभिन्न स्तरों में जो परिवर्तन हुए उसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी चर्चा की है। मेकाई और पेज ने इसके संबंध में कहा है कि उद्विकास परिवर्तन की एक दशा है जिसमें बदलते हुए पदार्थ की अनेक दशाएं प्रकट होती है, जिससे उस पदार्थ की वास्तविकता का पता चलता है। कि जब भी कोई इस उद्विकास की प्रोसेस चलती है, उद्विकास की प्रक्रिया चलती है, तो ये विभिन्न चरणों में होती है। अलग अलग अवस्थाओं से होते हुए जब हम निष्कर्ष रूप में पहुंचते हैं, वर्तमान आधुनिक समाज तक हम पहुंचते हैं, तो इसके पहले के यदि समाजों की हम चर्चा करेंगे तो इसके पहले के एकदम से परंपरावादी समाज से आधुनिक समाज में हम लोग नहीं आए हैं। जब हम जंगली अवस्था में थे उसके बाद पशुचारण अवस्था आई जिसके अंतर्गत जो मानव था उसने कृषि करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा। उसके पश्चात इस औद्योगिक अवस्था में हम लोग आते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उद्विकास वह स्थिति है जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा रचना व गुणों में भी परिवर्तन हो। अब उद्विकास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वह स्वतः परिवर्तन होता है कि मानव प्रयत्न नहीं भी करेगा तो भी उद्विकास में परिवर्तन होता है। जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम देखेंगे कि मानव के द्वारा यदि किसी चीज़ में एफर्ट नहीं किया जा रहा, कि परंपराओं को ख़त्म करने का या परंपरावादी समाज से आधुनिक समाज में आने का प्रयत्न नहीं भी किया जाता, तो भी कुछ मात्रा में अवश्य परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, अवश्य दिखाई देते हैं। इसलिए उद्विकास एक निश्चित दिशा में और निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन होता है और इसके विभिन्न चरण होते हैं। अगला है प्रगति। अब ये सब जो शब्द हैं वो आप लोगों को सिमिलर लगेंगे, लगभग एक जैसे लगेंगे। कि बात करें प्रोसेस की, उद्विकास की, प्रगति की, विकास की, क्रांति की, वृद्धि की, ये सभी चीज़ें लगभग समान रूप से प्रतीत होती है, परंतु इनमें अंतर अवश्य पाया जाता है। कि जैसे हमने बात की प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। उद्विकास क्या है? स्वतः परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन। अब बात करेंगे हम प्रगति की। तो बात करते हैं प्रगति की। तो उद्विकास का अर्थ परिवर्तन से ही लिया जाता है, लेकिन उद्विकास से जो परिवर्तन होता है वे सदैव समाज का विकास ही करें यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वतः होने वाला परिवर्तन हमेशा ही समाज का विकास करे ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत प्रगति भी परिवर्तनों से ही संबंधित होती है और प्रगति के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के विकास के लिए होते हैं। अर्थात जब समाज के विकास की बात होती है या समाज में सकारात्मक परिवर्तन की बात होती है तो हम उसे प्रगति के अंतर्गत रखते हैं। जो प्रगति है वो समाज में ऐसे परिवर्तनों से संबंधित होती है जो समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हो। अर्थात समाज के द्वारा जो सकारात्मक परिवर्तन के उद्देश्य रखे गए हैं
उनकी पूर्ति जब होती है, उनमें जब परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन समाज के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, तो वो प्रगति के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब सकारात्मक परिवर्तन हो, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए जब परिवर्तन हो, तो उसे प्रगति की श्रेणी में जाता है, कहा जाता है। अर्थात अच्छाई से होने वाला परिवर्तन, अच्छाई की दिशा में होने वाला परिवर्तन प्रगति कहलाता है। अच्छा, अब प्रगति और उद्विकास की यदि हम बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हो सकता है, तो पहला अंतर तो ये होता है कि जो प्रगति होती है वो सदैव अच्छाई की ओर होती है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उद्विकास सदैव अच्छाई की ओर परिवर्तन हो। दूसरा, जो प्रगति होती है वो नियोजित होती है, अर्थात जो प्रगति के लिए पूर्व में योजनाएं बनाई जाती है कि समाज के लिए कौन से कार्य हितकर हैं, कौन से कार्य समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं, उनको पहले से ही उनको प्रगति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। और प्रगति का संबंध सदैव सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से होता है कि सामूहिक हित के लिए जो कार्य किया जाता है, सकारात्मक दिशा में जो कार्य किया जाता है, और जो एफर्ट करके, जो कि मानव के द्वारा प्रयत्न करके कार्य किया जाता है समाज के हित में, वो प्रगति की श्रेणी में आता है। तो समाज क्या है, जिन आदर्शों को अपने लिए उचित मानता है, जिन आदर्शों को अपने लिए ठीक मानता है, उस दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रगति कहते हैं। तो ऑकबर्न और निमकॉफ ने जो प्रगति के विषय में लिखा है, प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्णय होता है। तो ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी कहा है कि मूल्य निर्णय जब होता है, तो सदैव वह अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि सामाजिक मूल्य वही होते हैं जो समाज के लिए आदर्श हों, जो समाज के लिए अच्छे हों और जो सामूहिक हितों की पूर्ति करते हों। इसलिए जो प्रगति है वो इच्छित दिशा में परिवर्तन की श्रेणी में आती है। अगला है विकास, डेवलपमेंट। अब हम लोग जब इनको प्रत्येक शब्द को के शब्दार्थ को और प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझेंगे, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन सब में क्या अंतर होता है। ये सभी प्रक्रियाएं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। इन सभी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, सोशल चेंज होता है, परंतु इनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे विकास की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो विकास का तात्पर्य किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन से है जो श्रेष्ठता की ओर होता है। अब बात करते हैं कि जब जैसे बालक है, वो शिशु अवस्था से युवावस्था को प्राप्त करता है, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार का परिवर्तन होता है। तभी उसका एक पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि समाज की बात करें, तो कोई भी समाज जब सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी रूपों में परिवर्तित होता है, तभी उसको विकसित समाज कहा जाता है। इस प्रकार विकास इस परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। अब बात करते हैं प्रगति और विकास की। इनमें भी बहुत ही कम डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रगति और विकास दोनों ही सकारात्मक परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए उनको प्रगति और विकास की श्रेणी में रखा जाता है। तो विकास के लिए हॉबहॉब्स ने 4 मापदंड बताए हैं। पहला, मात्रा में वृद्धि, दूसरी कार्यक्षमता, तीसरी आपसी सहयोग और चौथी स्वतंत्रता। प्रगति में हम लोग प्रगति और विकास को हम इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, या इस प्रकार से इनमें अंतर कर सकते हैं कि जो विकास होता है वो सभी दिशाओं में जो परिवर्तन होता है, जो संपूर्ण परिवर्तन होता है, वो विकास की श्रेणी में आता है। अर्थात किसी भी चीज़ से किसी को ना नुकसान हो, तो वो विकास की श्रेणी में आता है। इसलिए विकास और प्रगति दोनों में ही ये आवश्यक है कि इसके लिए जानबूझकर प्रयास करने होते हैं, और जब यह विकास श्रेष्ठता की ओर होता है तो वो विकास की श्रेणी में आता है। अगला है अनुकूलन। अब अनुकूलन का तात्पर्य यदि शाब्दिक रूप देखें हम कि अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन भी एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अथवा परिस्थिति से अपना समायोजन करने का प्रयत्न करता है। हम जब भी बात करते हैं कि जैसे सर्दी आती है, जैसे मौसम की हम बात करें, तो जो मौसम में चेंजेज होते हैं तो वो भी परिवर्तन है, वो क्लाइमेट चेंज है, वो भौगोलिक परिवर्तन है। तो जब सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, बारिश आती है,
तो जो मौसम में परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार हम लोग उससे अनुकूलन करने लगते हैं। कि सर्दी आती है तो हम अधिक कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और गर्मी आती है तो गर्मी के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से जैसे मौसम के अनुसार अनुकूलन करते हैं हम या अनुकूल होते हैं, ठीक उसी प्रकार अनुकूलन भी परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। और इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। सॉरी। पहला, व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार बना ले। पहला तो ये कि या तो व्यक्ति जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को बना ले, या दूसरा परिस्थितियों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना ले। या तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद ढल जाए या परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग बना ले। तो समाज के स्तर पर भी अनुकूलन होता है, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण आदि शब्दों का प्रयोग, ये सभी शब्द इसी के लिए प्रयोग में आते हैं कि अनुकूलन किस सीमा तक होता है। और अनुकूलन भी परिवर्तन का एक प्रकार होता है। अगला है क्रांति। अब जो क्रांति शब्द है, क्रांति शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि नरसंहार, या ये कहें कि खून खून, और ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो मस्तिष्क के पटल है उस पर एक चित्र बनता है कि क्रांति का अर्थ केवल और केवल लड़ाई झगड़ा, युद्ध, नरसंहार, ये सभी हमें दिखाई देने लगते हैं। परंतु क्रांति का आशय है कि जब भी समाज में शोषण होता है, अत्याचार होता है, तनाव होता है, असंतोष हो जाता है और वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, वो असहनीय हो जाता है, वो सहन करने योग्य नहीं रहता है, तो समाज में एकदम से परिवर्तन आता है। और उसी जो तीव्रता से, अचानक से, एकदम से सडन जो चेंज होता है, वो ही क्रांति की श्रेणी में आता है। यदि बात करें कि एकदम से अर्थव्यवस्था का बढ़ना, अर्थव्यवस्था का गिरना, या एकदम से राजशाही खत्म होना, कि जब असंतोष समाज में अधिक व्याप्त हो गया, जैसे भारत देश की बात करें तो एकदम से लोकतंत्र की स्थापना हुई, या कहीं पे लोकतंत्र है तो एकदम से राजशाही की स्थापना हुई। तो कहने का तात्पर्य है अचानक से सडन जो चेंजेज आते हैं समाज में, एकदम से जो परिवर्तन आते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो कारण कुछ भी रहे हो, सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कोई भी कारण हो, जब अचानक से एकदम से जब परिवर्तन होता है समाज में तो वो क्रांति की श्रेणी में आता है। अर्थात किसी चीज के लिए क्रांति हुई, किसी बदलाव के लिए क्रांति हुई और समाज बदल गया, समाज में परिवर्तन आ गया। तो आज हम लोगों ने जो सामाजिक परिवर्तन है उसके विभिन्न प्रक्रियाओं की चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है और कैसे कैसे समाज बदलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।